Hi everyone. So let's start with our new topic, that is Bohr's model. Bohr's model of hydrogen atom या for hydrogen atom. Bohr's model for hydrogen atom. नील्स बोहर फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था किसके बारे में, अबाउट द स्ट्रक्चर. जो नील्स बोहर थे ना, वो ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स स्पेक्ट्रा, और उनके स्पेक्ट्रा के बारे में उन्होंने बताया था. ठीक है. और जो सेकेंड चीज उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, किसका यूज किया था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज किया था. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज किया था. ठीक है. सो दैट अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा था कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? एनर्जी इज क्वांटाइज. एनर्जी क्वांटाइज होती है. ठीक है. अब जो नील्स बोहर ने थ्योरी दी थी ना, वो एक्चुअली मॉडर्न क्वांटम के ऊपर बेस्ड नहीं थी. ठीक है. पर इसके कुछ रिजल्ट्स, इस थ्योरी के कुछ ऐसे रिजल्ट्स थे जो कि आगे जो है यूज होंगे. और हाँ, मतलब इतनी परफेक्टली तो यूजफुल नहीं थी, पर जो है मैक्सिमम उसका जो था पोर्शन वो यूजफुल था. तो अब हम इसको पढ़ेंगे. तो बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, नील्स बोहर एक फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताया था और हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा की बात की थी. एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को उन्होंने यूज करके जो है अपने कंसेप्ट दिए थे अबाउट बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि एनर्जी क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है. वो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाकर के देख सकते हो अगर आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी नहीं पता है तो. ठीक है. मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है. अब हम बात करते हैं बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम के पोस्टुलेट्स के बारे में. पोस्टुलेट्स क्या है बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम के? फर्स्ट पोस्टुलेट्स, जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो ये है कि जो एटम होता है ना, सपोज ये न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस जो कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन से बना हुआ है. ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर सर्कुलर पाथ्स होती हैं. दिस इज व्हाट सर्कुलर पाथ है. ये नील्स बोहर साइंटिस्ट ने कहा था कि ये सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं? हम ऑर्बिट कहते हैं. ठीक है. ऑर्बिट कहते हैं. ऐसी बहुत सारी सर्कुलर पाथ्स और भी होती हैं. बहुत सारी सर्कुलर पाथ्स और भी होती हैं. ठीक है. इन सबको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स कहते हैं. ठीक है. ये न्यूक्लियस है, ये सर्कुलर पाथ है. सर इन बहुत सारी सर्कुलर पाथ्स होती हैं. उन सब सर्कुलर पाथ्स को क्या कहते हैं? हम ऑर्बिट्स कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और अपना जो है वो मूव करते रहते हैं. ठीक है. इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं. अब इन ऑर्बिट्स की फिक्स्ड रेडियस होती है एंड एनर्जी होती है. फिक्स्ड रेडियस होती है एंड एनर्जी होती है. ठीक है. इन ऑर्बिट्स की क्या होती है? फिक्स्ड रेडियस होती है एंड एनर्जी होती है. तो कंसेंट्रिकली जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते रहते हैं इन सर्कुलर पाथ, और उन सर्कुलर पाथ को नील्स बोहर ने क्या नाम दिया था? ऑर्बिट्स. जो सेकंड इसका पोस्टुलेट है वो ये है, जो सेकंड पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम. टाइम के साथ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होती है. अब इसका क्या मतलब है? सपोज आप कोई भी, सपोज ये न्यूक्लियस है. ठीक है. और यहाँ पे जो है ये सर्कुलर प्रेजेंट है. ठीक है. बहुत सारी सर्कुलर पाथ्स जो ऑर्बिट्स है वो प्रेजेंट है. सपोज अब हमने जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंसीडर किया है. ठीक है. अगर आप 10 मिनट बाद, सपोज इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सपोज x थी. ठीक है. अगर आप 10 मिनट्स बाद भी चेक करोगे तो ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी x ही होगी. ठीक है. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ और नहीं वैल्यू चेंज करेगी. तो टाइम के साथ जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ऑर्बिट की, वो चेंज नहीं करती है. ठीक है. ये तो था इनका फर्स्ट. और इन्होंने ऐसे कहा था कि जैसे कि हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन सपोज ये लोअर एनर्जी स्टेट में है. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन जो होता है हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जाता है. कैसे जाएगा वो? जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. सपोज ये कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो होता है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. और वो हायर एनर्जी स्टेट, सपोज ये क्या है? हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में जब आता है, लोअर एनर्जी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी क्या होती है? एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. एनर्जी इज एमिटेड.
या फिर हम रेडिएशन भी कह सकते हैं कि रेडिएशन एमिट होती है, ठीक है। तो ये पता है ना कि इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पर कब जाएगा, जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर कब आएगा, जब वो एनर्जी को एमिट करेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी चेंज जो है वो कॉन्टिन्यूअस मैनर के अंदर नहीं होती है। एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन कॉन्टिन्यूअस मैनर, ठीक है। ये था उनका सेकेंड पोस्टुलेट। अब हम बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट की। थर्ड के अंदर उन्होंने बताया फ्रीक्वेंसी ऑफ, किसकी फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज गिवन बाय, कैसे होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट इज E इज इक्वल्स टू एच न्यू, है ना, जहां पे न्यू क्या होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हो। तो अब हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो E अपॉन में एच हो सकता है ये, ठीक है। अब लेकिन जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो होती है, अगर दो स्टेट के लिए हमें निकालनी है, सपोज दो स्टेट है, एक लोअर स्टेट है, सपोज एक E1 जो है और ये E2 है, ठीक है। E1 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट, एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट, और E2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एनर्जी ऑफ हायर स्टेट, ठीक है। सपोज आपको एनर्जी निकालनी है, दो स्टेट्स की निकालनी है, तो यहाँ पे E नहीं यूज होगा, यहाँ पे डेल्टा E यूज होगा, डेल्टा E। और डेल्टा E किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू E2 माइनस में E1 अपॉन में H, ठीक है। E2 क्या है यहाँ पे आपके पास, E2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हायर स्टेट, और E1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोअर स्टेट, ठीक है, जो भी। और इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं हम, बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल कहते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला, दिस एक्सप्रेशन is known as Bohr's frequency rule। इस एक्सप्रेशन को हम बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तीन पोस्टुलेट्स को जल्दी से समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ्स होते हैं, उन सर्कुलर पाथ्स को बोहर्स ने कहा कि ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है। और उनके अराउंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ये जो ऑर्बिट्स होती है इनका फिक्स रेडियस होता है, उनकी फिक्स एनर्जी होती है। सेकंड उन्होंने पोस्टुलेट किया कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के अंदर, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करती है। मतलब कि ये कि सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से सपोज हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, तो वो कब जाएगा, जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और वो हायर से लोअर के अंदर कब आएगा, जब वो एनर्जी को एमिट करेगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सपोज एनर्जी एमिट हो रही है या रेडिएशन एमिट हो रही है, इसमें कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है। एनर्जी जो होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एमिट होती है, ठीक है। तो आप एनर्जी लिखो या रेडिएशन ब्रैकेट में डाल के लिखो, दोनों सेम रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट होती है। जो थर्ड पोस्टुलेट है उनका वो ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कैसे गिवन होती है। ये फॉर्मूला होता है जो हम डिराइव कर लिया, ठीक है, जो हम डिराइव कर चुके हैं, बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल जिसे हम कहते हैं। E1 एंड E2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट एंड एनर्जी ऑफ हायर स्टेट, ठीक है। अब हम फोर्थ पोस्टुलेट की बात करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट फोर्थ पोस्टुलेट। अब इन्होंने कहा था, नील्स बोहर ने कहा था अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किस एक्सप्रेशन से दिया जाता है, MEVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन में 2π। उन्होंने ऐसे कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। अब हम पूरा एक्सप्रेशन लिखते हैं इसका। आई थिंक ये आपने नोट कर लिया है, ठीक है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्वांटाइज्ड। अब उन्होंने इसके अंदर ही कहा था सबसे पहले, जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिख दो, इज क्वांटाइज्ड होता है। और इस इक्वेशन से दिया जाता है MEVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन में 2π, जहां पर जो n है, n कोई भी आपका 1 2 3 एंड, ठीक है। एंड अब जो इसका क्या मतलब है, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, सबसे पहले इनकी यूनिट्स देखते हैं। देखो Me क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Me जो है आपका वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। V क्या है, वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और R क्या है, रेडियस है किसकी, ऑर्बिट की। रेडियस ऑफ ऑर्बिट कह सकते हैं या रेडियस कह सकते हैं हम
कोई भी, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। अब n तो हमें वैल्यू पुट कर दी और h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये हमें पता है, और 2 पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये जो है एक्सप्रेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन उसी जो है उसी ऑर्बिट के अंदर मूव कर सकते हैं जिसके जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन में 2 पाई का, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैन ओनली मूव इन दोज ऑर्बिट्स, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर सकते हैं इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम is integral multiple of h अपॉन में 2 पाई, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, h अपॉन में 2 पाई के। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। मतलब कि इस पूरे एक्सप्रेशन का हमने क्या मतलब समझा, इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि रेडिएशन जो होगी ना, जब रेडिएशन एमिट होगी, कब एमिट होगी, जब वो हाई से लो में जा रहा है, जब रेडिएशन एमिट हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में जा रहा है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन लो से हाई में जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब जो होगी या फिर जो एब्जॉर्ब होगी, रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो जब जो है रेडिएशन एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वो तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होगा वो किस फॉर्म के अंदर होगा, फ्रॉम वन क्या कहते हैं ये एंगुलर मोमेंटम टू अनदर, ठीक है। तो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ तभी होगा फ्रॉम वन क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू अदर क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पूरे का मतलब समराइज करें अगर हम फोर्थ पोस्टुलेट को, तो यही है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। ये एक्सप्रेशन है जिससे हम ये देख सकते हैं, और ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम ये ड्रॉप कर देते हैं बिकॉज ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ ये है कि एंगुलर मोमेंटम, बस ये फोर्थ पोस्टुलेट है। उसके बाद अब जो है ना, मतलब कि चलो ये हमने इलेक्ट्रॉन का तो देख लिया, हमने इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी देख लिया है, इलेक्ट्रॉन की हमने मतलब और क्या देखा था, हमने फ्रीक्वेंसी देख ली है रेडिएशन की, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बताया था कि इस तरीके से होती है, ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम ना जो मतलब है ना, अगर सपोज बोहर्स मॉडल की आप डेरिवेशन के बेसिस पे बात करोगे, जो हम एनर्जी स्टेट कहते हैं, जिसे एनर्जी स्टेट है या फिर एनर्जी स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट नहीं, स्टेशनरी स्टेट या फिर एनर्जी स्टेट, ग्राउंड स्टेट या फिर एनर्जी लेवल, ठीक है। ये सब एक ही चीज रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इनके अगर सपोज हमें स्टेशनरी स्टेट या किसी भी एनर्जी लेवल के कुछ पॉइंट्स की बात करनी है, सपोज क्या होता है एनर्जी लेवल, ठीक है, इसका एन की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, इसकी रेडियस क्या होती है, किसी भी उसके, तो हम जो है डेरिवेशन पे अगर हम जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और वो हायर क्लासेस के अंदर स्टडी की जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ अभी वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कस अबाउट दिस। सबसे पहला जो है, तो बोहर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम के, बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग जो स्टेशनरी स्टेट्स होती है ना इलेक्ट्रॉन की, सबसे पहले स्टेशनरी स्टेट्स या फिर एनर्जी लेवल कह सकते हो, स्टेशनरी स्टेट्स फॉर हाइड्रोजन एटम या फिर फॉर हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन। देखो स्टेशनरी स्टेट को आप एनर्जी लेवल भी कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे फॉर सीधा इलेक्ट्रॉन लिखो, हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन। स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन जो होता है इज रिप्रेजेंटेड बाय एन से रिप्रेजेंट होती है। स्टेशनरी स्टेट जो होती है इलेक्ट्रॉन की, या स्टेशनरी स्टेट्स जो होती है वो किससे रिप्रेजेंटेड होती है, वो रिप्रेजेंटेड होती है बाय एन से। अब एन क्या है, एन जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जो स्टेशनरी स्टेट होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, रिप्रेजेंट की जाती है एन से, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड, अब जो सेकंड है वो क्या है कि जो रेडियस होती है स्टेशनरी स्टेट की, रेडियस देखो एक फॉर्मूला है, मतलब कि मैं वही बताऊंगा, जैसे Rn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर a नॉट। ये क्या है, रेडियस है ऑफ स्टेशनरी स्टेट,
रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट। ए क्या है, ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 5.19, एक मिनट, हाँ पिकोमीटर के अंदर होती है इवन, ठीक है, पिकोमीटर के अंदर ये वैल्यू होती है 52.9 होती है, 5.9 है 52.9 पिकोमीटर के अंदर, ठीक है। तो जो रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट होती है वो किसके इक्वल होती है, आर एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर इनटू में ए नोट, जिसकी वैल्यू होती है 52.9। इसलिए जो रेडियस होती है वो क्या कहते हैं, हम उसे बोहर्स ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। जो रेडियस होती है वो क्या, उसको हम क्या कहते हैं, बोहर्स ऑर्बिट भी कहते हैं। नॉर्मली जो होता है ना, सपोज आपका हाइड्रोजन एटम की बात करोगे तो हाइड्रोजन एटम के केस में जो आपका नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन होता है वो n इज इक्वल्स टू 1, जो है n इज इक्वल्स टू 1 जिसको कॉरेस्पॉन्ड करता है ना स्टेशनरी स्टेट या फिर कोई भी एनर्जी लेवल, वहां पे मिलता है हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम के अंदर देखो हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो वो कौन से लेवल के अंदर होता है, n इज इक्वल्स टू 1 एनर्जी लेवल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, अब यहाँ से हम एक रिजल्ट निकालेंगे, देखो n इंक्रीजेस तो r भी इंक्रीज होगा, है ना, n इंक्रीज करेगा तो r भी इंक्रीज करेगा। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल गो फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाएगा, n इंक्रीज करेगा, ठीक है, r इंक्रीज करेगा। मतलब क्या, ये न्यूक्लियस है, n इंक्रीज कर रहा है, n1 है, n2 है, 3, 4, 5, तो ये न्यूक्लियस से कितना दूर जाता जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन। सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब वो दूर जाता जा रहा है, और भी सपोज आप बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा। तो n इंक्रीज करोगे तो r भी इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन विल गो फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। इससे हम रेडियस जो होती है स्टेशनरी स्टेट की, हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। रेडियस ऑफ दिस स्टेशनरी स्टेट कैन बी कैलकुलेटेड। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है स्टेशनरी स्टेट की, वो कैसे हम देते हैं, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन En इज इक्वल्स टू -RH 1 अपॉन में n स्क्वायर। RH क्या होता है, RH इज योर रेडबर्ग्स कांस्टेंट, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी बताई थी, कितनी होती है, 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर -19, ठीक है। 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर -19 होती है RH की वैल्यू। दिस इज इक्वल्स टू RH, रेडबर्ग्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है ये, ठीक है। तो हम अगर कोई भी आपको एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट निकालनी है इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज n की वैल्यू आपको 1, 2, 3 कोई भी आप मतलब जो जिस भी एनर्जी लेवल के लिए आप निकालोगे तो वो कैलकुलेट करोगे। सपोज एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं हम, कैसे यूज करेंगे इन फॉर्मूलेस को। सबसे पहले सपोज क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी, कैलकुलेट स्टेशनरी एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर n इज इक्वल्स टू 2। अब हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, n इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, E2 इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल इंटू में 1 अपॉन में n कितना है, 2 का स्क्वायर। तो एक इसके इक्वल जो भी आपका आंसर आएगा वो एनर्जी हो जाएगी ऑफ द जो भी आपकी मतलब स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मतलब एक चीज हम डिस्कस करते हैं, वो क्या है, देखो ये नेगेटिव साइन क्यों आया है, मेन यहाँ हम वो डिस्कस करेंगे कि ये नेगेटिव साइन क्यों आया यहाँ पे। सबसे पहले कोई भी सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, अब ये जो है यहाँ पे ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बहुत सारे। सपोज कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है कि ये फार अवे न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पास में है न्यूक्लियस के। अगर सपोज कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब ऑर्बिट बहुत ही ज्यादा फार अवे प्रेजेंट है, बहुत ही ज्यादा,
मतलब न्यूक्लियस के कांटेक्ट में ही नहीं है, इतना ज्यादा वो फार अवे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब होता है कि जो एनर्जी होगी ना उसकी, वो कितनी हम लेंगे, जीरो लेकर के चलेंगे, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम जीरो लेकर के चलेंगे, और उसके लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगी। कितनी होगी, n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगी फॉर दैट इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होता है, n इज इक्वल्स टू 1 के जो कॉरेस्पॉन्ड करता है, n इज इक्वल्स टू 1 है, ये n इज इक्वल्स टू 2 है, ये n इज इक्वल्स टू 3 है, ये n इज इक्वल्स टू 4 है, एंड अप टू सो ऑन होते जाते हैं, ठीक है। तो जो n इज इक्वल्स टू 1 में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है एनर्जी की, उसकी जो वैल्यू होती है ना एनर्जी की, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होती है, मोस्ट नेगेटिव। पर उस इलेक्ट्रॉन को, वो जो मोस्ट स्टेबल एनर्जी स्टेट होता है, बट n इज इक्वल्स टू 1 कोरस्पॉन्ड्स टू मोस्ट स्टेबल एनर्जी स्टेट या एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अब आप इलेक्ट्रॉन, सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन को एक दो केस देखने हैं आपने। एक तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है n इज इक्वल्स टू 1 के अंदर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, बहुत ज्यादा फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो n इज इक्वल्स टू 1 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, उसकी जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। इसलिए जो n इज इक्वल्स टू 1 होता है ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो मोस्ट स्टेबल एनर्जी स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट हम उसे कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कह दो उसे, ठीक है, ग्राउंड स्टेट भी कह सकते हैं हम उसे। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, उसकी एनर्जी जीरो होती है, और उसके लिए जो n की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको हम सपोज फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इज अनस्टेबल। अब नेगेटिव साइन का क्या, अब यहाँ पे तो कहीं नेगेटिव साइन का हमें पता नहीं चला, ठीक है। नेगेटिव साइन यहाँ पे इसलिए आया है बिकॉज जैसे न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा पास होगा, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा पास होगा, अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन होने की वजह से एनर्जी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से आपके पास नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। ये जितना ज्यादा मतलब पास में होगा, अट्रैक्शन होगी ना न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के साथ, और इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस के पास आने की कोशिश करेगा अट्रैक्शन के अंदर, और एनर्जी लो हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। तो आई थिंक आपको पूरा का पूरा क्लियर है, पर ये दो केस आपको पता होने चाहिए कि n इज इक्वल्स टू 1 जो होता है मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट होती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसकी एनर्जी की वैल्यू मोस्ट नेगेटिव होती है, और बहुत ज्यादा ये स्टेबल एनर्जी स्टेट मानी जाती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है जो फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होता है, उसकी एनर्जी जीरो होती है, n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है। और नेगेटिव साइन क्यों आए, क्योंकि सपोज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन होने की वजह से एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से नेगेटिव साइन आया, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब जो लास्ट 2 पॉइंट्स है इसके, वो ये है कि लास्ट 2 पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो जो बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे ही नहीं, बल्कि हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीशीज के लिए भी एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट नंबरिंग मैं भूल चुकी हूँ कौन सी नंबरिंग थी, ठीक है, तो आप कर लेना। तो ऑल्सो एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कौन सी होती है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कह देंगे। सपोज He+ है, या Li2+ है, या बेरिलियम आपका 3+ है, ठीक है, टू सो ऑन, जितनी भी आपकी स्पीशीज होंगी ये क्या होंगी, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है। अब ये तो चलो हो गया। अब इनकी एनर्जी किसके इक्वल होती है, एक तो आपको एनर्जी की वैल्यू पता होनी चाहिए, और दूसरी आपको रेडियस की वैल्यू पता होनी चाहिए। थोड़ा रिलेट करके अगर आप क्वेश्चन मतलब इसको लर्न करोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगी। पहले हमने एनर्जी की वैल्यू लिखी थी, ये यहाँ पे जो लिखी थी ना एनर्जी की वैल्यू क्या थी, -RH 1/n², ये वैल्यू थी ना। अगर आप इस पूरी इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हो ना Z² से, तो ये एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एनर्जी की वैल्यू। अगर रेडियस की वैल्यू हमने लास्ट टाइम क्या लिखी थी, ये लिखी थी, ठीक है। अगर हम इसको पूरी टर्म को Z से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए
रेडियस की वैल्यू आ चाहिए। तो बस आपको इतना, एनर्जी किसके अंदर आएगी आपको पता होना चाहिए, जूल के अंदर आएगी, और रेडियस किसके अंदर आएगी, पिकोमीटर के अंदर आएगी। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। इतना यहाँ तक अब क्लियर है। उसके बाद अब हमें बात करनी है z। आपको पता है ना क्या होता है z, क्या होता है एटॉमिक नंबर। z इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। ये हमने बहुत पहले स्टडी किया था, z क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर होता है। अब नेक्स्ट जो लास्ट है पॉइंट आपका वो ये है कि मतलब है ना, हम वेलोसिटी ऑफ द पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ऐसे लिखो, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट velocity ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी आपकी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वेलोसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। समझने की कोशिश करते हैं। देखो सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे ये ऑर्बिट्स प्रेजेंट है, ये n इज इक्वल्स टू 1 है, ये n इज इक्वल्स टू 2 है, ये n इज इक्वल्स टू 3 है, ये n इज इक्वल्स टू, सपोज n इज इक्वल्स टू 4 के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो जो जिस, अब सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन जितनी स्पीड से ये मूव कर रहा होगा ना, जितनी जल्दी ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, उतनी स्पीड उससे कम स्पीड होगी इसकी। जैसे जैसे आप मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते जाएंगे तो उनकी स्पीड जो होती रहेगी वो डिक्रीज होती रहेगी, ऊपर जो होगी वो स्पीड और भी ज्यादा डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये है। ठीक है, वेलोसिटी जो होती है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। ठीक है, और वेलोसिटी इंक्रीज करती है, जितना ज्यादा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा ना न्यूक्लियस पे, वो वेलोसिटी उतनी ही इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी is directly proportional to positive charge on nucleus। जितना ज्यादा न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ऑन न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपके जितने भी पोस्टुलेट्स थे बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम वो खत्म होते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक टॉपिक है जो कि लाइन स्पेक्ट्रा है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो स्टडी करते हैं। उसके अंदर आपको सिर्फ बस 2-3 फॉर्मूले हैं, वो आपको लर्न करने हैं बस, इससे ज्यादा कोई थ्योरी पोर्शन उसका नहीं है। तो लाइन स्पेक्ट्रा हम हेडिंग डाल सकते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम देखते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम के केस में सपोज एक हमने ना फॉर्मूला यूज किया था। कौन सा फॉर्मूला था वो? एनर्जी का था ना, एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस RH 1/n²। और एक डेल्टा E, सपोज हम 2 एनर्जी के लिए निकाल रहे हैं, तो EF माइनस EI होगा। फाइनल स्टेट की जो एनर्जी होगी, इनिशियल एनर्जी स्टेट की जो एनर्जी होगी, है ना, मतलब कि हायर ऑर्बिट की जो एनर्जी, EF क्या, हायर ऑर्बिट की एनर्जी, ऐसे लिखो, एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट। हायर ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी, EI क्या है, लोअर ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी, वो डेल्टा I। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इफ वी कंबाइन दीज बोथ, अगर हम इनको कंबाइन करेंगे, देन वी विल गेट हमारे पास ये वाला रिजल्ट मिलेगा एनर्जी का ही। ठीक है, वो क्या होगा, डेल्टा E इज इक्वल्स टू माइनस RH अपॉन में क्या आएगा, RH है ना, अब यहाँ पे N था, वहां पे EF है ना, तो यहाँ पे NF का स्क्वायर आएगा। ठीक है, NF का स्क्वायर माइनस में माइनस RH NI का स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल आएगा माइनस RH NF का स्क्वायर माइनस माइनस RH NI का स्क्वायर। अगर आप इसको कॉमन लोगे, कॉमन मतलब कि RH जो होता है कॉमन लेते हो अगर आप, तो ये क्या बन जाएगा, RH इज इक्वल्स टू 1/n में NI का स्क्वायर माइनस 1/n में NF का स्क्वायर। RH इज इक्वल, RH किसके इक्वल आ जाएगा, 1/n में NI का स्क्वायर माइनस 1/n में NF का स्क्वायर। ठीक है, RH की वैल्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2.18 × 10⁻⁻19 होती है, वह हमने लास्ट टाइम लिखी थी इसी लेक्चर के अंदर। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बेसिस पे अभी हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आ गया। अब आपको जो नेक्स्ट फॉर्मूलेज होंगे ना, वो सिर्फ 2 बचते हैं। वो हम डिस्कस करते हैं। देखो जो नेक्स्ट है वो क्या है,
सपोज आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कुछ नहीं करना, डेल्टा ई को आपने डिवाइड कर देना है एच से। और अगर आपने वेव नंबर कैलकुलेट करना है, वेव नंबर कैलकुलेट करना है, अगर आपने ऐसे रिप्रेजेंट करना है तो डेल्टा ई को आपने डिवाइड कर देना है एच सी से। ठीक है, डेल्टा ई क्या है, ये डेल्टा ई ये वाला आर एच 1 में एन आई का स्क्वायर माइनस 1 में एन एफ का स्क्वायर डिवाइड बाय में एच। तो ये क्या हो जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहां से। और अगर वेव नंबर डेल्टा ई क्या है, आर एच 1 में एन आई का स्क्वायर माइनस 1 में एन एफ का स्क्वायर अपॉन में एच सी। यहां से क्या आ जाएगा, आपके पास वेव नंबर आ जाएगा। ठीक है, वेव नंबर आपका इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे, सपोज एच की वैल्यू भी आपको पता है, आर एच की भी पता है, आपको सी की वैल्यू भी पता है, एच की वैल्यू भी पता है, आर एच की भी वैल्यू पता है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं, है ना। ये तो सिर्फ कैलकुलेटर की ही बात है, और तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये पूरा का पूरा जो है, ये 3 फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली यूज होने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सबसे पहले। यहाँ तक का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, बस न्यूमेरिकल्स और लिमिटेशंस रहती हैं वो करते हैं। तो सबसे पहले अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आपको पता होना चाहिए कि आपको एनर्जी किसकी निकालनी है, स्टेशनरी स्टेट की निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की निकालनी है। तो यू शुड नो अबाउट दिस। ठीक है, सपोज आपको कैलकुलेट, फॉर्मूला है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, हीलियम एटम की आपने फर्स्ट एनर्जी निकालनी है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम की, और रेडियस भी निकालनी है। कैलकुलेट रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इसी की रेडियस भी निकालनी है। अब देखो, अब किसकी निकालनी है, फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी है। ऑर्बिट क्या होता है, एनर्जी स्टेट है, स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल, है ना। तो इसकी किससे दी जाएगी। अब देखो, एक तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन की जो, देखो सबसे पहले हमने जो एनर्जी की वैल्यू की थी ना, वो ये की थी, ई एन इज इक्वल्स टू माइनस आर एच 1 में एन स्क्वायर। ये किसकी थी, ये स्टेशनरी स्टेट की वैल्यू थी हाइड्रोजन एटम के लिए। ये स्टेशनरी स्टेट की वैल्यू थी हाइड्रोजन, स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी की वैल्यू थी फॉर हाइड्रोजन एटम। यहाँ हाइड्रोजन एटम तो है नहीं, है ना। हमने हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ई एन की वैल्यू अलग लिखी थी, है ना। अगर आप नोट्स में, अगर आपने नोट्स बनाए इस लेक्चर के, तो आपको पता लगेगा कि ई एन की वैल्यू हमने जो यहाँ पे लिखी थी वो क्या थी, ई एन इज इक्वल्स टू माइनस आर एच जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। ये वैल्यू लिखी थी हमने हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। बस इसके अंदर क्या पुट करना है, फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है 2, n इज इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट के नहीं निकालने हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब है n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ क्या पुट करेंगे, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है 2 का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर। ये आप जब भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, यहाँ पे जूल है, और क्या कहते हैं इसको, जो आप सॉल्व करोगे ना, एक मिनट, माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻ माइनस जूल और 2 का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर, आपका जो भी आंसर आएगा वो जूल के अंदर ही आएगा। इट विल बी इन जूल ओनली। ठीक है, अब हम रेडियस की बात करेंगे। तो रेडियस भी हमने दूसरे फॉर्मूले से दी थी, इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, रेडियस के लिए भी हमने हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए दूसरा फॉर्मूला लिखा था, है ना। वो क्या था, ये था ना, ए नोट इंटू में एन स्क्वायर डिवाइड बाय में जेड, ये वाला फॉर्मूला था। ए नोट की क्या वैल्यू होती है, देखो आर एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ योर, रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिट की रेडियस। ठीक है, ऑर्बिट की रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है। एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 ही है, 1 का स्क्वायर अपॉन में जेड क्या है 2। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो नैनोमीटर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नैनोमीटर के अंदर आ जाएगा कैलकुलेटर से अगर आप सॉल्व करोगे तो।
तो दिस इज ऑल अबाउट योर, और अगर आप एक्चुअल वैल्यू मतलब पूरी, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ इतना लिया है, अगर आप ज्यादा लिखना है 0.0 ये 2 है, ठीक है, 0.00529 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2, आपकी जो भी वैल्यू आंसर आएगा वो नैनोमीटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल आपके नोट्स में बने हुए हैं, ठीक है, बस आपको एक बार लर्न करना है उन्हें और सारे हो जाएंगे। और प्लीज न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि किसके लिए पूछा हुआ है, किसकी एनर्जी की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। सपोज अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ associated with देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है। सपोज कोई भी ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 5 टू n इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, इसकी हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। किसके अंदर है, हाँ ये भी मेंशन इन हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे लिखो ऑफ फोटोन, ठीक है। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ फोटोन की किसकी होगी ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 5 टू n इज इक्वल्स टू 2 इन हाइड्रोजन एटम। अब हम सॉल्व करते हैं। देखो हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखी थी, अभी फॉर्मूले में देखिए क्या थी। फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी होती है डेल्टा ई अपॉन में एच, बस कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर हमने, ठीक है। ये तो हम कर ही सकते हैं। डेल्टा ई क्या था वहां पे, डेल्टा ई था आर एच 1 अपॉन में एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एन एफ का स्क्वायर डिवाइड बाय में एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। इतनी अब आपको सपोज आर एच की भी वैल्यू बतानी पड़े तो फिर अब तक तो लर्न ही हो जानी चाहिए ना। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 ये आर एच की वैल्यू होती है जूल, जूल ये आर एच की वैल्यू होती है। एन आई आपको पता है, एन एफ भी आपको पता है, ठीक है। एन आई क्या है, सबसे पहले इनिशियल एन आई ये है। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल 1 अपॉन में 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर। अब जो वेवलेंथ की वैल्यू होगी, वेवलेंथ की वैल्यू भी हमने अब देखो चलो हमने डिस्कस नहीं किया, फ्रीक्वेंसी डिस्कस की थी हमने और वेवलेंथ डिस्कस नहीं की थी क्योंकि वेव नंबर डिस्कस किया था, ठीक है। तो देखो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, अब सपोज हमने ये क्या कैलकुलेट किया, हमने तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करी है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है ना। फ्रीक्वेंसी तो हम निकाल सकते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, सी, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू सी बाय में फ्रीक्वेंसी। अब सी की वैल्यू भी आपको पता है क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और फ्रीक्वेंसी की भी आपको वैल्यू पता है, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डेल्टा ई मतलब कि डेल्टा ई आपको जो फॉर्मूलेज है ना आपको मेन वो लर्न होने चाहिए, बाकी आपका पूरा क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व किया जा सकता है, इसमें कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन के अलावा, ठीक है। सी भी आपको पता है, सी क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आप जब ये वैल्यू इसको सॉल्व करके यहाँ पे जो भी सपोज एक्स आता है, ठीक है, तो आप एक्स को यहाँ पे पुट करोगे तो आपकी वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ, भाई बोहर्स मॉडल हमने इतना ज्यादा पढ़ा है, इसके पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, स्टिल इसके अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें क्लियर नहीं हुई, जो हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, वही क्या है इनकी ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, इसके लिमिटेशंस है। तो आप हेडिंग डालोगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। लिमिटेशंस की बात करते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन, फाइनर डिटेल्स नहीं बताता है, डू नॉट गिव फाइनर डिटेल्स। फाइनर डिटेल्स नहीं बताता। सपोज ये वाला जो मॉडल है वो हमें फाइनर डिटेल्स नहीं बताते हैं, किसकी, मतलब कि हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम की, क्योंकि हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम की ना, ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, ये मॉडल हमें इसके बारे में नहीं बताते। सेकंड जो है
स्प्लिटिंग जो होती है ना, स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि वो जीमन साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी जीमन इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, उनके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया था। ठीक है, थर्ड जो है इसका इस मॉडल का ड्रॉबैक हुआ है, डज नॉट अप्लाइड ऑन मतलब ओनली अप्लाइड, ऐसे लिखो, ओनली अप्लाइड ऑन, सिर्फ ओनली अप्लाइड ऑन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, सिर्फ इन्हीं पे अप्लाई होता है और किसी पे अप्लाई नहीं होता। सपोज 2 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज कोई आ गई, 4 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज कोई आ गई, तो उनके अंदर ये अप्लाई नहीं होता। उसके बाद केमिकल बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं बताता, मतलब डज नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट केमिकल बॉन्डिंग, डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट केमिकल बॉन्ड्स, बस इधर को अबाउट केमिकल। ठीक है, जैसे एटम्स जो होते हैं कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड की कैसे फॉर्मेशन होती है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। तो ऑल्दो बहुत कुछ हमने पढ़ा है इसके बारे में, बहुत सी चीजें यूजफुल भी थी, ठीक है, तो पर स्टिल इसकी इस मॉडल की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो दीज आर द लिमिटेशंस। अब जो है यहाँ पे हमारा टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया है सब कुछ, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और इतना करना इस टॉपिक में इनफ है, इस टॉपिक के अलावा आपको कोई भी बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड मैं कर दूंगी, ठीक है, जिसके अंदर हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। थ्योरी पोर्शन में इससे ज़्यादा कोई भी बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट आ रही हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और यहाँ तक कि इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।